जय हिंद साथियों, समसामयिक घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनस मिर्जा आज आप सभी के सामने फिर से हिंदी की एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें संज्ञा के बारे में मैंने बातें कुछ बताई थी और उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो संज्ञा के बारे में मैंने बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। कई आधारों पर संज्ञा के वर्गीकरण किए गए, वो सारे आधार मैंने आपको बताए। उसमें से हमने 5 संज्ञा के जो भेद थे अर्थ के आधार पर, उसमें जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने आपको विस्तृत रूप से समझाया था। उसी के आगे क्रम में हम चलते हुए चलिए आज हम शुरू करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है इसके बारे में बताएंगे और बहुत सारी जानकारी देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है ये किसे कहते हैं और इसके कितने ज्यादा महत्व हैं आप देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में आप पढ़े होंगे प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं इसको? प्रॉपर नाउन। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग बस इतना जान लेते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन अब जो हमारा कंपटीशन है इसमें सीधा सीधा सवाल नहीं पूछता है, आपको उन सारी बातों को जानना है, बहुत ही जरूरी, बहुत सारा इसका विस्तार है। तो विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, आपने जातिवाचक संज्ञा पढ़ चुके। जातिवाचक संज्ञा मैंने बताया था कि किसी शब्द से अगर उस पूरे वर्ग का, पूरी जाति का बोध होता है तो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। और जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसको किसी विशेष नाम से जब हम जानते हैं तो वही क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब हम जातिवाचक संज्ञा को किसी विशेष नाम से जानते हैं तो वही क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, किसी एक का ही बोध कराएगा, जबकि जातिवाचक संज्ञा में क्या है कि एक प्रकार के सभी वर्ग का बोध कराता है। ये दोनों में मुख्य अंतर है। जैसे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब हम उनको विशेष नाम से जानते हैं तो वही क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर हम कह दें लड़का, तो लड़का शब्द कहने पर किसी एक विशेष लड़के का बोध नहीं हो रहा है, लड़का जाति का, पूरे वर्ग का बोध हो रहा है। इसमें राम, मोहन, श्याम सभी आ जाएंगे। लड़की कह दे तो लड़की से किसी एक लड़की का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसी लड़के को किसी विशेष नाम से हम जानेंगे, जैसे हमने एक लड़के का नाम रख दिया राम, अब राम में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा को जब विशेष नाम से जाना जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं। जैसे लड़का शब्द जातिवाचक संज्ञा आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पिछली वीडियो देख लें। जातिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से व्याख्या प्रस्तुत की थी। अब इसमें मोहन किसी एक लड़के का नाम है, विशेष लड़के का नाम, तो ये क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। सोहन, राम, ऐसे किसी भी अगर लड़के का नाम लिख दिया जाए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा और लड़का शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक। इसी प्रकार से हम देखेंगे लड़की, लड़की कहने पर पूरे लड़के वर्ग का बोध हो रहा है, तो गीता, सीता, मीरा, यानी किसी विशेष नाम से जब लड़की को जानेंगे तो क्या बन जाएगी? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी प्रकार से पर्वत, पर्वत शब्द कहने पर सभी पर्वतों का बोध हो रहा है, लेकिन किसी एक पर्वत का नाम लिख दिया जाए, अरावली, सतपुड़ा, हिमालय, कंचनजंगा, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही नदी शब्द कह देने पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन किसी एक नदी का नाम लिख दिया जाए, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, कोई भी एक नदी का नाम लिख देंगे, विशेष नाम से जब नदी को जानेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी प्रकार अगर हम दिन लिख दें तो क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन किसी विशेष दिन का नाम लिख दिया जाए, जैसे सोमवार, मंगलवार, तो ये क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही माह लिखने पर जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन किसी विशेष माह के नाम का बोध कराए कोई शब्द तो वो क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब ये है कि जब जातिवाचक संज्ञा को किसी विशेष नाम से संबोधित किया जाए तो वही क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे युद्ध, युद्ध में सारे युद्ध आ जाएंगे, लेकिन किसी एक युद्ध का नाम लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बहुत सारे युद्धों के नाम हैं। जैसे हम लिख दे स्कूटर, तो स्कूटर में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन बजाज स्कूटर कहने पर किसी एक स्कूटर का बोध हो रहा है, विशेष नाम से संबोधित किया जा रहा है, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
समझ में आया होगा। अगर हम लिख दे सड़क, ध्यान दीजिएगा, तो सड़क कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। सड़क मतलब सभी सड़कों का बोध हो रहा है, लेकिन किसी एक सड़क का नाम लिख दिया जाए, जैसे हम लिख दे महात्मा गांधी मार्ग। अब महात्मा गांधी मार्ग किसी एक सड़क विशेष का नाम है। ऐसे होता है ना, आपके इलाके में आप देखोगे शहरों में सड़क का नामकरण कर दिया जाता है किसी विशेष व्यक्ति के नाम से। तो यहाँ पर महात्मा गांधी मार्ग में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। और सड़क में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। जैसे ही हम लिख दे पुस्तक, तो पुस्तक कहने पर बहुत सारी पुस्तकों का बोध होगा। जैसे हम कह दे समाचार पत्र, तो समाचार पत्र कहने पर बहुत सारे समाचार पत्रों का बोध होगा। जैसे हम कह दे ग्रंथ, तो ग्रंथ कहने पर बहुत सारे ग्रंथों का बोध होगा। लेकिन किसी एक पुस्तक का नाम लिख दिया जाए, जैसे गोदान, कामायनी, तो यहां पर गोदान और कामायनी किसी विशेष पुस्तक के नाम से संबोधित किया जा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हम लिख दे दैनिक जागरण, तो किसी एक समाचार पत्र का नाम है, तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हम लिख दे रामायण, किसी एक ग्रंथ का नाम है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो समझ में आई होगी बात। लेकिन अगर हम लिख दे पुराण, ध्यान दीजिएगा, और उपनिषद, तो पुराण और उपनिषद में अगर पूछ ले कौन सी संज्ञा होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर व्यक्तिवाचक आप लगाओगे तो गलत हो जाएगा। आप पुराण की बात करोगे तो पुराण में 18 पुराण होते हैं, तो किसी एक पुराण का जब विशेष नाम से लिखा जाएगा तो वहां पर व्यक्तिवाचक होगा। और पुराण कहने पर सभी पुराणों का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही उपनिषद और पुराण दोनों शब्द ऐसे हैं जिसमें कौन सी संज्ञा होगी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर हम कह दे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, तो किसी एक विशेष पुराण का नाम है, तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरह से हम लिख दें नेता, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे शब्द हैं, आप कितने शब्दों को याद करेंगे? तो शब्दों को न याद करके आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो नेता शब्द कहने पर सभी नेता का बोध हो रहा है, लेकिन किसी एक नेता का नाम लिख दिया जाए, जैसे हमने लिख दिया लाल कृष्ण आडवाणी, तो यहां पर किसका बोध हो रहा है? किसी एक विशेष नेता का बोध हो रहा है, इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन नेता शब्द में जातिवाचक। जैसे हम लिख दें कवि, अब कवि कहने पर सभी कवियों का बोध हो रहा है, पूरे वर्ग का बोध हो रहा है, लेकिन किसी एक कवि का नाम लिख दें सूरदास, तो यहाँ पर सूरदास शब्द किसी विशेष कवि के नाम से संबोधित किया जा रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे हम लिख दें कवयित्री, अब यहाँ पर कवयित्री कैसे लिखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो कवयित्री में कौन सी संज्ञा होगी? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर किसी एक कवयित्री का नाम लिख दिया जाए, जैसे मैंने लिख दिया मीराबाई, मीराबाई में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से आपको पता चला कि जब हम जातिवाचक संज्ञा को किसी विशेष नाम से संबोधित करते हैं तो वही क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे हम लिख दे देश या राष्ट्र, देश या राष्ट्र शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि देश या राष्ट्र कहने पर किसी एक देश का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लिख दे भारत, अमेरिका, फ्रांस, तो किसी एक विशेष देश के नाम का बोध हो रहा है, तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष नाम का बोध कराता है, जबकि जातिवाचक संज्ञा एक शब्द होता है जो पूरे अपने वर्ग का बोध, अपनी जाति का बोध कराता है। समझ में आया होगा। चलिए, यहां पर नोट लिखा हुआ है, तो नोट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो यहां पर आपको नोट को अच्छे से समझिएगा। ऐसी समस्त वस्तुएं या संज्ञाएं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में इकलौती हैं, ऐसी समस्त वस्तुएं मतलब संज्ञाएं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में इकलौती हैं, वो सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। वह सदैव क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक। जैसे सूर्य, अगर पूछे कौन सी संज्ञा होगी, तो सूर्य एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। चंद्रमा, चंद्रमा भी एक ही है, इसलिए कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर बात की जाए ताजमहल की, तो ताजमहल भी एक है, तो उसमें भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। जैसे मंगल की बात की जाए, तो मंगल एक ही तो है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से आपको यह भी बिंदु ध्यान में रखना होगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जब कोई वस्तु ऐसी हो जो इकलौती हो, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक का ही बोध होता है। अब यहां पर दूसरा बिंदु है नोट में,
ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कभी बहुवचन नहीं होता, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ही नाम का बोध कराती हैं, तो जब एक नाम का बोध कराएंगी तो वो सदैव किस में होंगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है। अब अगर बहुवचन में कभी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको लिखी हुई दिख जाए तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी बल्कि जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती है बल्कि जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। कैसे हो जाती है समझिएगा। जैसे एक नाम है जयचंद, अभी आगे आपका आएगा मैटर बताऊंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा समझा दूं। और एक नाम है विभीषण। जयचंद और विभीषण ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। लेकिन अगर जयचंद की जगह पर एग्जाम में अनेक जयचंद किसी वाक्य में लिखा हो, अनेक जयचंद लिखा हो या जयचंदों लिखा हो, दोनों ही किस में प्रयुक्त हुआ है? बहुवचन में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होती। यहां पर अगर हम लिख दें विभीषणों या अनेक विभीषण, तो यहां पर देखेंगे विभीषणों का मतलब बहुवचन के रूप में लिखा है, या अनेक विभीषण की बात की जाए तो यह भी बहुवचन के रूप में लिखा है। तो जब कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में दिख जाए तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाती है? ध्यान से समझिएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब आपका प्रश्न यहीं पर एक बनता है कि जातिवाचक संज्ञा क्यों होगी, इसके बारे में भी जान लीजिएगा। रटना नहीं है कोई भी चीज कि बस रट लीजिए, समझना है कि क्यों होगी। अब क्यों क्या मतलब क्या समझिएगा। जैसे मैंने लिख दिया भारत में अनेक जयचंद हैं, भारत में अनेक जयचंद हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जयचंद जो नाम दिया है ये बहुवचन में है, और यहां पर अनेक जयचंद का मतलब होता है जयचंद प्रकार के कई लोग हैं, एक लोग की बात नहीं हो रही है। या भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों का मतलब जयचंद टाइप के सारे लोगों की बात हो रही है। जयचंद एक राजा था पृथ्वीराज चौहान के समकालीन, जिन्होंने मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हराया था, मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। फिर तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद देता है और फिर पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए जाते हैं, हार जाते हैं। तो यहाँ पर जयचंद का मतलब गद्दार से लिया गया है, तो जयचंद टाइप के लोगों की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे विभीषण, विभीषण का मतलब घर का भेदी। यहाँ पर अगर विभीषण न होता तो रावण मारा न जाता। विभीषण ने ही रावण के मृत्यु का भेद खोला था, बताया था राम जी को कि अगर उनकी नाभि में तीर मारा जाए वहां पर अमृत है तभी रावण की मृत्यु हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो कह देते हैं कि अनेक विभीषण पैदा हो गए हैं, तो इसका मतलब विभीषण के टाइप के कई लोगों की बात हो रही है। तो जब एक की बात होती है तभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। चलिए अगला हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। आप सभी लोग फटाफट कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं चलिए बताइए। यहां पर लिखा हुआ है परिभाषा, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए परिभाषा को। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या भाव या दिशा या दशा या स्थिति या परिस्थिति आदि के नाम पर प्रकाश डालते हैं और उनके नैसर्गिक गुणों का बोध कराते हैं, यानी प्राकृतिक गुणों का, यानी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के अंदर जो गुण पाए जाते हैं उन गुणों का जब कोई शब्द बोध कराते हैं तो वही क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष का बोध कराने वाला शब्द व्यक्तिवाचक, और इन्हीं के पूरे वर्ग का, पूरे समूह का, पूरे जाति का बोध कराने वाला शब्द जातिवाचक, और इनके अंदर पाए जाने वाले जो नैसर्गिक या प्राकृतिक गुण हैं
उस नाम का अगर कोई बोध कराए तो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। अब यहां पर मैंने बताया था कि मूर्त संज्ञा और अमूर्त संज्ञा, अमूर्त संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जिनको केवल महसूस किया जा सकता है, ना तो इन्हें देखा जा सकता है और ना ही इनका स्पर्श किया जा सकता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी संज्ञा है जिसको ना तो महसूस, ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। तो इतनी बातें परिभाषा से हैं, आप सभी लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, नोट कर लीजिए। अब अगला बिंदु हम देखते हैं, पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। हिंदी में भाववाचक संज्ञाओं को बनाने का कोई नियम नहीं है। भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं ये बनाई जाती हैं, लेकिन इनका कोई विशेष नियम नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से जिन शब्दों के अंत में ता प्रत्यय लगा हो, त्वा प्रत्यय लगा हो, पन प्रत्यय लगा हो, या आपा प्रत्यय लगा हो, या हत प्रत्यय लगा हो, या आवट प्रत्यय लगा हो, या चारा प्रत्यय लगा हो, बेचारा में छोड़कर, बेचारा मतलब बेचारा में चारा प्रत्यय नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बेचारा में चारा मूल शब्द है। तो यहां पर प्रत्यय के रूप में जब ये सारे आए तो वो यहां पर मिठाई को भी छोड़ दिया जाए। मिठाई जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाई कहने पर सभी मिठाइयों का बोध हो रहा है। ये सभी प्रत्यय जो मैंने गोल गोल निशान बनाकर घेरा है, ये संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और जो ये किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। अभी आगे और समझा रहे हैं, समझ में आएगी बात। तो कहने का मतलब यहां पर इसका यह है कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उनका बनाने का कोई विशेष नियम नहीं है। शब्दों के अंत में हम प्रत्यय जोड़ देते हैं और प्रत्यय जोड़ने के बाद भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अब आपका यह भी मन में प्रश्न उठना चाहिए कि किन किन शब्दों में प्रत्यय जुड़ता है तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। तो चलिए देखिएगा, भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं भी एक वचन में होती हैं और भाववाचक संज्ञाएं भी एक वचन में होती हैं। लेकिन यदि कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो तो वह किसमें बन जाती है? जातिवाचक। तो यहाँ पर दो बिंदु आपको समझ में आया कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में लिखी है तो जातिवाचक, और अगर भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में लिखी है तो वह भी जातिवाचक संज्ञा होती है। अब आपको पता यह करना है कि किन किन शब्दों में प्रत्यय जुड़ता है तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो आइए चलते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सामान्यतः भाववाचक संज्ञाएं किसमें जुड़ती हैं? जातिवाचक संज्ञाओं की मदद से बनती हैं, यानी इसमें प्रत्यय जुड़ता है। फिर विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, फिर क्रिया में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, फिर सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर बनाया जा सकता है, और फिर क्रिया विशेषण यानी अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यानी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण अगर प्रश्न पूछ ले कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा भी गया है तो आप बता देना 5 प्रकार से किया जा सकता है। वो पांचों प्रकार क्या हैं? यहां पर देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा है वो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय। यहां पर ये 5 प्रकार से मदद से या लिखा हुआ है, पांचों की मदद से बनाई जाती है। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार से होता है। किन से होता है ये सामने लिखा है, मैंने इसको घेर दिया है, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है प्रत्यय जोड़कर। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, कुछ करना नहीं, बस देखना है और सीखना है। जैसे मित्र शब्द है तो मित्र शब्द जातिवाचक संज्ञा है। मित्र कहने पर मित्र सभी मित्रों का बोध हो रहा है। तो यहां पर अगर मित्र में हम ता प्रत्यय जोड़ दे तो मित्रता, मित्र के अंदर पाए जाने वाले गुण का नाम का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मित्रता शब्द कौन सी संज्ञा बन गई? भाववाचक। किससे बनी है? जातिवाचक से। अब एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मित्रता शब्द जो भाववाचक संज्ञा है ये किससे बनाई गई है? तो आप बता देना, इसका मूल शब्द है मित्र और मित्र में ता प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है। और मित्र शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। ऐसे ही देखेंगे शत्रु, शत्रु भी जातिवाचक संज्ञा है। अब ता प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया? शत्रुता। तो ये क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी प्रकार से दोस्त शब्द जातिवाचक संज्ञा है। दोस्ती शब्द क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। इसमें ई प्रत्यय जुड़ गया। ऐसे दुश्मन में
में ई प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, दुश्मनी बन गया। ऐसे ही लड़का में पन प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, लड़कपन। ऐसे ही बच्चा में पन प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, बचपन। ऐसे पंडित में आई प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, पंडिताई। या ऐसे धनुज शब्द में ता प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, धनुजता। व्यक्ति में त्वा प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया, व्यक्तित्व। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण पहला तरीका आपने देखा, विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाया गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे स्त्री। स्त्री जातिवाचक संज्ञा है तो प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, स्त्रीत्व, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। नारी जातिवाचक संज्ञा है तो जुड़ गया तो क्या बन गया, नारीत्व। ऐसे ही भाई, कितने भी सगे संबंधियों के नाम होंगे सब जातिवाचक आप पढ़ चुके हो। चारा प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, भाईचारा। ऐसे मनुष्य, मनुष्य में त्वा जुड़ गया तो मनुष्यत्व और ता जुड़ गया तो मनुष्यता। यहाँ पर दोनों शब्द बनेगा, मनुष्यत्व और मनुष्यता, ये दोनों भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही मानव, मानव में ता जुड़ा तो क्या बना, मानवता। ऐसे ही आप देखोगे पशु, पशु से पशुत्व या पशुता। ऐसे ही देव या देवता से देवत्व बन गया। तो कुल मिलाकर आपको सीखने को मिला पहला प्रकार भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण का, किससे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। ऐसे ही आप देखोगे विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अब विशेषण शब्द का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताना। जैसे खट्टा शब्द विशेषण है, खट्टा शब्द विशेषता बताने के कार्य प्रयुक्त होता है। ऐसे खट्टा से क्या बन गया, खटाई या खट्टापन या खटास, ये किससे बना है, खट्टा शब्द से, तो ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। ऐसे मीठा शब्द विशेषण है, मीठा से मीठापन या मिठास, ये क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। ऐसे मूर्ख शब्द विशेषण है, मूर्ख से क्या बन गया, मूर्खता। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग चार्ट स्क्रीन ले लीजिए। ये सारे भाववाचक संज्ञाएं किससे बनाई गई हैं, विशेषण से प्रत्यय जोड़कर बनाई गई हैं। क्लियर है? मैं साइड हो जा रहा हूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, और भी कई सारे विशेषण जैसे तोतला, तोतलापन, गरीब, गरीबी, अमीर, अमीरी, पापी, पाप, नीच, नीचता, तुच्छ, तुच्छता, छोटा, छुटपन, बड़ा, बड़प्पन या बड़ाई, लंबा, लंबाई। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, अब हम क्रिया से देखते हैं भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। तो क्रिया का मतलब किसी कार्य के करने या होने का जिस शब्द से बोध होता है वही क्रिया। जीतना क्रिया है, जीत भाववाचक संज्ञा, जीतना। हारना, हार। पढ़ना, पढ़ाई। लिखना, लिखाई या लिखावट। सोना, सुलाई। रोना, रुलाई। दौड़ना, दौड़। छींकना, छींक। ये सारी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये किनसे बनाई गई हैं, क्रियाओं से बनाई गई हैं। ऐसे ही झूलना, झूला। रोकना, रुकावट। लड़ना, लड़ाई। भागना, भाग। देखना, देख, दिखावट। सजना, सजावट। तो आपने देखा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आपने देखा विशेषण से भाववाचक संज्ञा। ऐसे आपने फिर देखा क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो तीन प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं को आपने देखा। चौथा प्रकार हम देखते हैं सर्वनामों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। अब सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे आप शब्द सर्वनाम है और आप से बन गया आपा, ये भाववाचक संज्ञा। मम शब्द सर्वनाम है, मम से बन गया ममता या ममत्व प्रत्यय जोड़कर, तो ये क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा। ऐसे स्व, स्व का मतलब स्वयं, स्व से क्या बन गया, स्वत्व। ऐसे ही निज, निज का भी मतलब स्वयं, तो निज से निजत्व। ता प्रत्यय जुड़ गया और जब ता प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, निजता बन गया, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही सर्व से क्या बन गया, सर्वस्व बन गया। ऐसे ही अहम, अहम से क्या बन गया, अहंकार। अपना में पन जुड़ गया तो क्या बन गया, अपनापन। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि सर्वनामों से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, यानी 4 प्रकार हो गए। और लास्ट हमने बताया था अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो चलिए देखिएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, एक प्रकार का अव्यय है। तो अव्यय टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे अव्यय के 4 भेद होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण अव्यय, एक होता है संबंध बोधक अव्यय, एक होता है विस्मय बोधक अव्यय, एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण एक प्रकार का अव्यय होता है और इसी से भाववाचक संज्ञाएं भी बनती है। जैसे तेज शब्द क्या है, अव्यय। अब तेज में ई प्रत्यय जुड़ा क्या बन गया, तेजी। थोड़ा सा
अब यहां पर अव्यय के बारे में हम बता देते हैं, समझ लीजिएगा, रटना नहीं, आपको समझना है। अव्यय क्या होता है, विस्तृत चर्चा होगी जब टॉपिक होगा। अव्यय एक अविकारी शब्द होता है। क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। और आपने पढ़ा संज्ञा, इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चारों कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अब विकारी और अविकारी क्या होता है? विकार से बना है विकारी। विकार से क्या बना है? विकारी। यानी जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाए, जो शब्द अपने रूप को बदल दें, वो शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी। अब यहां पर ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में स्थिर नहीं रहते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, इनमें से किसी आधार पर कोई परिवर्तन हो जाए तो ऐसे शब्द विकारी होते हैं। और जो शब्द सदैव अपने मूल रूप में स्थिर रहते हैं, मूल रूप में स्थिर रहते हैं, यानी जिनका कोई रूपांतरण नहीं होता, ऐसे शब्द कहलाते हैं अविकारी। यानी जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, लिंग, वचन, काल, कारक, इनमें से किसी आधार पर अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो शब्द कहलाएगा अविकारी। और जो अव्यय होते हैं वह अविकारी शब्द होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे तेज शब्द अव्यय है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम संज्ञा की बात करें तो लड़का संज्ञा है, एक वचन और पुल्लिंग है। अगर इसको हम बहुवचन में लिखेंगे तो लड़के बन जाएगा। रूप परिवर्तित हो गया कि नहीं? अगर हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो लड़की हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सर्वनाम में लिखा है वह एक वचन है, अब यहाँ पर इसका बहुवचन बनाएंगे वे बन जाएगा। बदल गया कि नहीं बदल गया? ऐसे हम विशेषण लिखेंगे, मान लीजिए अच्छा, तो यहाँ पर अच्छा शब्द पुल्लिंग है, एक वचन है। अगर इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे अच्छी हो जाएगा। अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो अच्छे हो जाएगा। यह भी अपना रूप बदल रहा है। ऐसे क्रिया शब्द है, जैसे हमने लिखिया खाता है। खाता है वर्तमान काल की क्रिया है। अगर इसी को भूतकाल में बनाएगा तो खाता था, भविष्य काल में खाएगा, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में क्रिया बदल रही है। अगर एक वचन में लिखें खाता है, बहुवचन में लिखेंगे खाते हैं, स्त्रीलिंग में लिखेंगे खाती है, तो बदल रहा है। लेकिन जो अव्यय शब्द है ये कभी भी बदलता नहीं है किसी आधार पर। जैसे तेज शब्द है, अगर हम लिख दें मोहन तेज दौड़ता है, मोहन तेज दौड़ता है, तो यहां पर तेज शब्द आया है। अगर हम लिख दे राधा तो भी तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तेज दौड़ती है, यही तो होगा। अगर हम लिख दे बच्चे बहुवचन में तेज दौड़ते हैं, क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? तो नहीं हो रहा है, तो यह अव्यय है। और यहां पर तेज से ई प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या बना? तेजी। तीव्र में ता प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या बना? तीव्रता। शीघ्र में ता प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या बना? शीघ्रता। ऐसे दूर में ई प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या बना? दूरी। ऐसे मंद में ई प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या बना? मंदी। समझ में आई बात? तो अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे समीप, समीप से हमने समीप्य, एक समीप्य शब्द भी होता है और एक समीपता, दोनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। निकट, निकट में ता जुड़ा, निकटता। शाबाश, ये वाह वाह, ये सब कौन से अव्यय है? ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो यहां पर शाबाश में ई जुड़ा शाबाशी, वाह वाह में ई जुड़ा वाहवाही, धिक में कार जुड़ा तो क्या बना? धिक्कार। तो शाबाश, वाह वाह, ये सारे अव्यय हम पढ़ेंगे, जब अव्यय पढ़ेंगे तब। यहां पर बस अव्यय का मूल कॉन्सेप्ट मैंने क्रिएट कर दिया कि अव्यय किसे कहते हैं। अब अव्यय के कितने भेद होते हैं और ये कौन कौन से अव्यय हैं, ये सारी बातें हम टॉपिक पढ़ाएंगे, अव्यय तो वहां बताएंगे। तो फिलहाल इतना जानिएगा कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो कितने प्रकार से बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। मैं यहां पर फिर से नोट किए दे रहा हूं, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है, यहां पर आप लोग नोट कर लीजिएगा 5 प्रकार। और किन से बनाई जाती हैं तो मैं 5 प्रकार लिख दे रहा हूं। पहला है पहला है जातिवाचक संज्ञा से, नोट कर लीजिएगा। पहला जातिवाचक संज्ञा से, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा से। दूसरा मैंने बताया आपको विशेषण से,
विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। और तीसरा मैंने बताया क्रिया से, किससे? क्रिया से। और चौथा मैंने बताया सर्वनाम से, सर्वनाम से भी प्रत्यय जोड़कर, सर्वनाम में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। और लास्ट मैंने बताया आपका अव्यय से, अव्यय में भी प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। ये 5 प्रकार हैं, नोट कर लीजिएगा। अब अगला है समूहवाचक संज्ञा। ये बहुत आसान है, ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद में आता है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, यही 3 आपको दिमाग लगाना होगा। समूह का बोध कराएगा शब्द कोई तो समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ऐसे संज्ञा शब्द जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। किसका? भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं सदैव उद्देश्यपरक होती हैं। समूहवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती हैं। तो जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में हो सकती है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञाएं ये तीनों सदैव एक वचन में लिखी जाती हैं। लेकिन यहां पर दिया गया है, कोई समूहवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वह सदैव कौन सी संज्ञा बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब समूहवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बहुवचन में जातिवाचक बन जाती है, और भाववाचक संज्ञा भी बहुवचन में जातिवाचक बन जाती है, और समूहवाचक संज्ञा भी बहुवचन में जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अभी सारे हम जो भी पॉइंट बताए उस पर मैं उदाहरण सहित व्याख्या प्रस्तुत करने वाला हूं। जैसे गांव में मेला लगा है, अब मेला शब्द एक वचन में है, समूहवाचक संज्ञा है। मेला शब्द किसी एक व्यक्ति का बोध नहीं कराता है, समूह का बोध होता है मेला में। अब यहां पर जैसे मैंने लिख दिया, मेलों में अनेक बच्चे खो जाते हैं, मेलों में आए बच्चे खो जाते हैं। अब मेलों, मेला का बहुवचन है, अब मेलों में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, होगी, क्योंकि बहुवचन में लिखा गया है। अब यहाँ पर कुछ शब्द समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण स्वरूप मैंने प्रस्तुत किए हैं, जैसे संगठन हो गया, समूह हो गया, दल हो गया, प्रजा हो गया, जनता हो गई, कक्षा, पक्ष, गिरोह, बाजार, जुलूस, इन सभी शब्दों से समूह का बोध हो रहा है। कारवां मतलब काफिला, रेला, रेला भी काफिला को कहते हैं जो समूह का बोध कराता है। सेना में भी समूहवाचक संज्ञा होगी, समाज में भी समूहवाचक संज्ञा होगी। तो ये सारे शब्द कौन सी संज्ञा वाले हैं? समूहवाचक। और भी मैं बता दे रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया मंडल, तो मंडल शब्द कहने पर जिलों के समूह का बोध हो रहा है। जैसे मैंने लिख दिया मंत्रि परिषद, तो मंत्रि परिषद कहने पर मंत्रियों के समूह का बोध हो रहा है। और अगर हम लिख दें मंत्रिमंडल, तो इसमें भी मंत्रियों के समूह का बोध हो रहा है। तो जब समूह का बोध हो किसी शब्द के द्वारा तो समूहवाचक संज्ञा। दोनों में अंतर क्या है? मंत्रि परिषद में प्रधानमंत्री के सहित जितने भी मंत्री होते हैं वो सभी शामिल होते हैं। केंद्र की मंत्रिपरिषद में राज्य की मंत्रिपरिषद होगी तो राज्य के मुख्यमंत्री से सहित के साथ जितने भी मंत्री होंगे वो सभी शामिल होंगे। लेकिन मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के साथ केवल कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है, और मंत्रिमंडल में राज्य में मुख्यमंत्री के साथ जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका समूह होता है, और स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री बनता है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। तो कुल मिलाकर इससे किसका बोध हो रहा है? समूह का। ऐसे अगर हम लिख दें घौंद, एक शब्द है घौंद, घौंद, घौंद शब्द समूहवाचक संज्ञा होगी। आप देखे होंगे जो केला फलता है तो केले के गुच्छे को क्या कहते हैं? घौंद कहते हैं। केला कभी भी फलता है तो गुच्छे में फलता है, तो इसमें भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। तो जब समूह या समुदाय का बोध हो तो कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। चलिए, तो समूहवाचक संज्ञा आसान है। अब हम देखते हैं परिमाणवाचक संज्ञा। इसी को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसी को कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, या इसी को कहते हैं धातुवाचक संज्ञा। बात वही है, बस नामकरण कर दिया गया अलग अलग नामों से। तो यहां पर पता चल रहा है ऐसी संज्ञा शब्द जिनको परिमाण का मतलब मापना या तौलना, जिनको मापा और तौला जा सकता है, परिमाणवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी ऐसी संज्ञाएं जो मापी और तौली जाती हैं वही क्या होती? पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा या परिमाणवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा भी होती है। अब यहां पर दिया है परिमाणवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है।
यानी जातिवाचक संज्ञा को छोड़कर जो अन्य 4 प्रकार आपने पढ़े वो सभी किस वचन में प्रयुक्त होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक वचन में। लेकिन यदि परिमाणवाचक संज्ञा के प्रकार का बोध हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि परिमाणवाचक यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के प्रकार का जब बोध होता है तो वह क्या बन जाती है? जातिवाचक। अभी उदाहरण में बता रहा हूं। अगला पॉइंट है कि परिमाणवाचक संज्ञा केवल मापी और तौली जा सकती हैं, गिनती नहीं की जा सकती। जैसे दूध की गिनती नहीं होती, केवल मापा और तौला जा सकता है लीटर में। दही भी गिनती नहीं की जा सकती। लिक्विड वाले पदार्थ जितने हैं वो सभी गिनती करने योग्य नहीं होते, केवल मापा और तौला जा सकता है। पानी, चीनी, गैस ये सभी पदार्थवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आती हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, संज्ञा का वाक्यों में प्रयोग। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। आपने पढ़ा था कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन हो जाता है तो वो किसमें बदल जाती है? जातिवाचक संज्ञा में। मैंने बताया भी था जयचंद और विभीषण का उदाहरण देके। अब यहां पर जातिवाचक संज्ञा को कब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रस्तुत करते हैं ये भी आपको जानना है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बदल जाती है। कब बदल जाती है वो आपको जानना है। जब जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष की पहचान बन जाती है तो ऐसी जातिवाचक संज्ञा को हम उस व्यक्ति को नाम से जानने लगते हैं और यही उसका व्यक्तिगत नाम बन जाता है। ऐसी जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, बापूजी तो नोटों पर छप गए। बापूजी, बापू का मतलब जातिवाचक संज्ञा, लेकिन बापूजी कहने पर किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित किया जा रहा है। यानी जब जातिवाचक संज्ञा के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित किया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। बापूजी मतलब गांधी जी। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेता शब्द में जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहां पर नेताजी कहने पर सुभाष चंद्र बोस का किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जब किसी व्यक्ति विशेष की पहचान कोई जातिवाचक संज्ञा बन जाती है तो वो क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि बापू या नेताजी कहने पर किसी व्यक्ति विशेष का ही बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। अब यहां पर देखिए, विशेषणों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाता है। जैसे गरीब, अंधा, वीर, ईमानदार, ये सब क्या है? विशेषण है। ये सब क्या है? विशेषण है। गरीब, अंधा, वीर, ईमानदार ये सभी क्या है? विशेषण हैं। अब यहां पर देखिएगा, जब कभी भी विशेषण का बहुवचन लिख दिया जाए तो भी जातिवाचक संज्ञा। अब गरीब से क्या बन गया? गरीबों, तो गरीबों जातिवाचक संज्ञा हो गई। अंधा से क्या बन गया? अंधों। वीर से क्या बन गया? वीरों। ईमानदार से क्या बन गया? ईमानदारों। यानी जब कभी भी जातिवाचक संज्ञा मतलब कोई विशेषण बहुवचन में लिखा हो तो वो क्या बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे हमें वीरों का सम्मान करना चाहिए। वीर व्यक्ति विशेषण है, लेकिन वीरों शब्द क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। क्लियर है? अगला पॉइंट है भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है और जब यह बहुवचन में लिखी जाती है तो कौन सी संज्ञा बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बुराई शब्द बुरा विशेषण से बना है। बुराई शब्द क्या है? बुराई शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन बुराइयों इसका बहुवचन लिख दिया गया, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। अब बुराइयों में क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा। तो जब कभी भी वाक्य में कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में लिखी हो तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक। बुरे लोगों, जातिवाचक संज्ञा। जैसे ऊंचाई शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, ऊंचा विशेषण से बना है, लेकिन हम लिख दें ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। ऊंचाइयां देखनी है तो हिमालय की देखो। यहां पर ऊंचाई का बहुवचन लिख दिया गया, ऊंचाइयां। तो जब कभी भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में लिखी जाए तो वो कौन सी संज्ञा बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्लियर हो गया? हमें अच्छाइयों का साथ देना चाहिए। अच्छाइयों का मतलब क्या है? अच्छे लोगों से संबंधित है, सभी लोगों का बोध करा रहा है, एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, व्यक्तिवाचक नहीं है, भाव का बोध नहीं हो रहा है, गुण का बोध नहीं हो रहा है, अच्छे लोगों का बोध हो रहा है। तो इसका मतलब कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। अच्छाइयों शब्द अच्छाई
शब्द का बहुवचन है और अच्छाई शब्द भाववाचक संज्ञा है, बहुवचन में आ गई तो कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। अब यहां पर देखिएगा, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में आपने देखा था कि समूहवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है, जब बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं तो वह जातिवाचक बन जाती है। मैंने गांव में एक संगठन का निर्माण किया, तो यहाँ पर संगठन शब्द एक वचन में है, संगठन समूह का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। लेकिन सभी संगठनों का उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण करना है, यहाँ पर कल्याण लिखा हुआ है, होना चाहिए। अब यहाँ पर संगठनों शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। क्यों हो जाएगी? क्योंकि संगठन शब्द समूहवाचक है और संगठनों इसका बहुवचन है, तो जब समूहवाचक संज्ञा का बहुवचन रूप होता है तो कौन सी संज्ञा हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी, सेना शब्द समूहवाचक संज्ञा, लेकिन यह बहुवचन में लिखा हुआ है तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा। तो आज की जो संज्ञा का सेशन था, पिछला सेशन भी था और आज का संज्ञा का टॉपिक होता है यहीं पर पूरी तरह समाप्त। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। कमेंट करके बताइएगा सभी को समझ में आ गया या नहीं आया। अगर नहीं भी आया तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बस जितना बताए हैं इतना ईमानदारी से पढ़ लेंगे तो इससे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आने वाला नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों को जय हिंद, ऑल द बेस्ट।